हेलो एवरीवन। तो आज हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो लेक्चर सीरीज़ है, जो आपका पार्ट 2, वो हम कवर करेंगे इस वीडियो में। और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या बोलते मैं कवर करने जा रहा हूँ। जो प्रीवियस वाला जो आपका वीडियो था, वो प्रीवियस वाला वीडियो पे हमने कवर किया था कॉस्ट ऑफ डेट। और ये चीज़ मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा दूँ आप लोगों को कि कॉस्ट ऑफ डेट में एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट था, वो था टैक्सेशन वाला। यानी कि अगर आप डेट से अगर आप क्या बोलते हैं कि कैपिटल अगर यूज़ करते हैं या डेट से अगर कैपिटल अगर रेज करते हैं, तो वहाँ पर आपका एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपका जो टैक्स का जो आपको जो बेनिफिट है वो भी डिडक्शन के तौर पे आपको मिल जाएगा। और उसका रीज़न भी मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया था कि जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट इज़ अ काइंड ऑफ एक्सपेंस, और टैक्स लॉ के हिसाब से ये एक डिडक्टेबल एक्सपेंस था, जिसके वजह से हम डेट में हमको दोनों बेनिफिट मिल जाता था। एक तो ये कि इंटरेस्ट हमारा कम रहता है, फिक्स्ड रहता है, और दूसरा कि ये जो आपका जो टैक्स का बेनिफिट हमको क्या बोलते हैं मिल जाता है कहाँ पे, कॉस्ट ऑफ डेट में। ये वाला वीडियो पे हम कवर करने वाला है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। फाइन। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका जो कवर हम करने वाले हैं, इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें थोड़ा सा मैं आपको कुछ स्लाइड्स जो है, जो पहले वाले वीडियो है वो मैं आप पहले वाले वीडियो का एक दो स्लाइड्स जो है वो मैं आपको दोबारा से मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। जैसे कि अगर हम कंप्यूटेशन करना चाहते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो सबसे पहला मैंने आपको बताया था, फर्स्ट स्टेप हमारा रहता है कि पहले हमको अलग अलग सोर्सेस का जो आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और फिर हम क्या बोलते हैं कि बी लेवल पे जाएंगे, दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है। तो अभी जो चल रहा है ना, अभी अगर आप बोलेंगे कि अभी अगर चल रहा है, तो वो आपका चल रहा है कौन सा वाला, वो आपका चल रहा है ये वाला एलिमेंट। ठीक है, वो आपका चल रहा है ये वाला एलिमेंट। ये वाला एलिमेंट आपका चल रहा है। ठीक है। तो अब हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो आपका हम इसी के अंडर हम पढ़ रहे हैं। तो ये कवर होने के बाद फिर हम ये वाला पेज हम जाएंगे, यानी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको आप ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आप लोग बोलते हो। ठीक है। तो इस वाले एलिमेंट पे हमने कौन सा कवर कर लिया, इस वाले एलिमेंट पे हम लोगों ने ये वाला चीज हम कवर कर चुके हैं, यानी कि कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो पूरा कवर हो चुका है। और इसमें मैंने आपको बोला था जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट जो हैं वो ये वाले हैं। ठीक है, ये दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इन सब का अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो अगर आपको ज़रूरत पड़े तो काइंडली कमेंट्स में आप मेंशन कर देना कि इस पर्टिकुलर टॉपिक का भी वीडियो चाहिए, तो वो वीडियो भी मैं आपको अवेल करवा दूंगा बना के। अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये हम इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। अच्छा, इसमें आपका लास्ट वाले वीडियो में देखना कि उसमें मैंने आपको 4 पॉइंट्स दिया था, लेकिन इसमें मैंने आपको 5 पॉइंट्स मैंने आपको एक्सटेंड कर दिया है, जिसमें से मैंने जो चीज़ ऐड किया है वो है ये वाला चीज़ को मैंने इसमें ऐड किया है। ठीक है। अच्छा, तो देखो इसमें जो है आपके टोटल कितने मेथड्स हैं, मेथड्स हैं आपके कितने, आपके मेथड्स हैं आपके क्या बोलते हैं कि टोटल आपका 5, लेकिन हम जो कवर करेंगे ना ये 3 को ही हम कवर करेंगे। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जो रहेगा ये आप पढ़ेंगे SAPM में, सिक्योरिटी एनालिसिस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में। तो इसका अगर होगा तो मैं आपको पूरा एक सेपरेट वीडियो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, पूरा मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में आपको दे दूंगा। ठीक है। तो इसको कवर करने के लिए भी मुझे पूरा एक क्लास चाहिए, तब जाके मैं इस चीज़ को मैं पूरा अच्छे से मैं आपको कवर करके मैं आपको बता पाऊंगा। ओके।
तो बेसिकली ये 3 मेथड्स हम क्या बोलते हैं कवर करेंगे। फर्स्ट 3, 4 मेथड मैंने आपको बता दिया, इसके लिए सेपरेट आपका रहेगा। और 5 जो आपका रियलाइज्ड यील्ड मेथड है वो मैं आपको कवर नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो हम ज़्यादातर हम ये 3 चीज़ को हम कवर करेंगे, और ये 3 चीज़ ही क्या बोलते हैं ज़्यादातर आपको इंटरव्यू में भी यही 3 चीज़ ज़्यादातर पूछा जाता है। और साथ साथ आपके जो एग्जामिनेशंस होते हैं, एग्जामिनेशन में भी आपको क्या बोलते हैं ये 3 आपका ज़्यादातर आपको पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये 3 चीज़ को मैं कवर करूँगा। फाइन, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्या बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ओके, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का जो सबसे फर्स्ट जो आपका जो मेथड हम क्या बोलते हैं कवर करने वाले हैं वो है आपका डिविडेंड यील्ड मेथड। डिविडेंड यील्ड मेथड, इसका एक और नाम है डिविडेंड टू प्राइस रेशियो मेथड, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान जरूर रखना है कि ये आपका इक्विटी है, और ये इक्विटी के केस में यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर हम इक्विटी शेयर कैपिटल से अगर हम फंड्स अगर रेज किए हैं तो इसका जो रीपेमेंट होता है, कभी भी अगर हमको इक्विटी शेयर होल्डर्स लोन का अगर कैपिटल को अगर कभी रीपे करना है तो कब रीपे होता है, ये हर समय आपका लिक्विडेशन के टाइम पे रीपे होता है। फाइन, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये भी बता दिया था कि हम जो पढ़ेंगे वो क्या है आपका KE, लास्ट में हम KD पढ़े थे, KD यानी कि कॉस्ट ऑफ डेट। अब यहाँ पे E मेंशन है तो इसीलिए ये क्या है कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, ठीक है। अब आता है D होता है आपका क्या बोलते हैं कि आपका डिविडेंड। D होता है आपका डिविडेंड, ठीक है। या तो आप चाहें तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड भी लिख सकते हैं, अगर क्वेश्चन में मेंशन है एक्चुअल डिविडेंड तो एक्चुअल डिविडेंड भी आप ले सकते हो, ठीक है। जो आपका मेंशन होगा आप ले सकते हो। अगर कोई मुझसे पूछे कि एक्चुअली में लेना किसको चाहिए, तो अगर डिविडेंड अगर पहले से अगर एक्सपेक्टेड प्रॉपरली हर चीज मेंशन्ड है स्पेसिफिकली कि हाँ इतना डिविडेंड एनी हाउ हम आगे पे करने वाले हैं, यू आर श्योर अबाउट इट, देन यू कैन गो फॉर एक्सपेक्टेड। अगर आप 100% श्योर नहीं हो या फिर अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको एक्चुअल डिविडेंड अगर इस साल जो पे हो चुका है वो उसको आप क्या बोलते हैं कि ऑलरेडी आप ले सकते हो एक्चुअल डिविडेंड को। फाइन, अब आता है NP, नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में मैंने उसका कैलकुलेशन बता दिया था, बट फिर भी मैंने यहाँ पे आपको ये चीज़ मैंने आपको दे दिया है। NP है आपका फेस वैल्यू प्लस माइनस प्रीमियम एंड डिस्काउंट। अगर प्रीमियम अगर होगा तो ऐड करना है, डिस्काउंट अगर होगा तो डिडक्ट करना है, और उसमें से माइनस होगा कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन। फिर उसमें मैंने और एक चीज़ भी मैंने आपको बोल दिया था, अगर फ्लोटेशन का अमाउंट नहीं मेंशन है, अगर परसेंटेज मेंशन है तो कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन आपका कैलकुलेट होता है किस पे, ये आपका इस वाले अमाउंट पे, यानी कि फेस वैल्यू प्लस माइनस प्रीमियम डिस्काउंट पे कैलकुलेट होता है कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन। फाइन, नेक्स्ट उसके बाद है, अच्छा यहाँ पे NP मेंशन है ना, यहाँ पे NP यानी कि नेट प्रोसीड्स आपका मेंशन है। आपको अगर आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है NP से रिलेटेड, कोई अगर इंफॉर्मेशन अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है या फिर अगर आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, देन इट्स बेटर टू गो फॉर द मार्केट प्राइस, ठीक है। आपको मार्केट प्राइस को क्या बोलते कंसिडर करना है इंस्टेड ऑफ NP। तो उस टाइम पे आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला जो है D डिवाइडेड बाय MP हो जाएगा, D डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। तो हो सकता है कुछ बुक्स में इंस्टेड ऑफ NP यानी कि इंस्टेड ऑफ नेट प्रोसीड्स डिविडेंड को वो आपका डिवाइड किया होगा किससे, मार्केट प्राइस, ठीक है। कुछ जगह पे आपके लिखे हो सकता है MV भी लिखा हो सकता है, MV मतलब होता मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू और मार्केट प्राइस आपका सेम है, तो अलग अलग बुक्स में आपके अलग अलग आपके ये एलिमेंट्स लिखे हुए रहेंगे। तो सारे एलिमेंट्स को मैंने बस आपको बता दिया, कहीं ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे फॉर्मूला आप देख रहे हैं जब आप कोई बुक्स फॉलो करते होंगे कोई भी ऑथर्स की, तो हो सकता है वहाँ पे आपका ये एलिमेंट्स जो है थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने में नज़र आ जाए। फाइन, तो चलो अब नेक्स्ट, अब इसका मैंने आपको कैलकुलेशन दिया है, इसका मैंने एक न्यूमेरिकल मैंने आपको बनाया है, ये न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है। अच्छा, इसमें वो क्या बोल रहा है, वो आपका 1000 इक्विटी शेयर्स आपका इशू कर रहा है 100 रुपीज़ पे, और वो प्रीमियम है कितना, 10% प्रीमियम है, और जो कंपनी है वो आपका पे करते हुए आ रहा है 20% डिविडेंड, और माना जा रहा है कि आगे भी वो क्या बोलते हैं उसको वो कंटिन्यू रखेगा, ठीक है। तो 20% डिविडेंड यानी कि आपका 1000 पहले हम निकाल लेते हैं आपका
डिविडेंड हमको कितना मिलेगा, तो 1000 इक्विटी शेयर्स है और वो आप अच्छा आपको पता है कि आपका जनरली हर समय आपका फेस वैल्यू पे ही आपका डिविडेंड कैलकुलेट होता है। तो यहां पे जो आपका कैलकुलेशन होगा वो कितना होगा, 1 लाख पे, होप कि सबको ये चीज विजिबल है, 1 लाख पे आप क्या निकालेंगे, इसमें आप 20% निकालेंगे, तो 20% ऑफ 1 लाख, फाइन। तो 20% ऑफ 1 लाख आपका कितना आ जाएगा, 20% ऑफ 1 लाख आ जाएगा आपका कितना, 20,000। ये आ गया हमारा क्या, डी, यानी कि डिविडेंड। अब नेक्स्ट, अब आप एनपी निकालो इसका। तो फेस वैल्यू आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, 1 लाख रुपया। क्या कॉस्ट ऑफ रोटेशन यहां पे मेंशन्ड है, नहीं, कॉस्ट ऑफ रोटेशन यहां पे मेंशन नहीं है। तो अब यहां पे आपका ऐड हो जाएगा क्या, आपका 20%। तो 20% ऑफ 1 लाख कितना आएगा, 20,000 आएगा, ठीक है। तो आपका एनपी कितना आ गया, 1,20,000 आपका एनपी आ गया। अब आपका फॉर्मूला को पुट करो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या है, डी डिवाइडेड बाय एन पी। तो डी क्या हो गया आपका, डी हो गया आपका 20,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000। अगर आपको परसेंटेज में चाहिए देन यू कैन मल्टीप्लाई 100, अगर आपको रेशियो में चाहिए तो आप अगर मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो अब कैलकुलेट करो सब लोग कि 20,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 0.1667। आप अगर चाहते हो तो इसको परसेंटेज के टर्म्स में डिनोट करना, देन यू कैन राइट 16.67%, ठीक है। मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी बताया था। अगर रेशियो में डिनोट करें इसका मतलब क्या है, अगर आप 1 रुपया अगर आप इक्विटी शेयर से अगर आप लेके आ रहे हो तो इन दैट केस हाउ मच यू हैव टू पे टू यूज दैट 1 रुपीज फॉर 1 ईयर। तो एक साल, वो 1 रुपया को 1 साल यूज करने के लिए आपको 16.67 पैसे आपको देने पड़ेंगे। और अगर आप मान लो अगर आप उसको डिनोट करना चाहते हो 100 रुपीज़ के टर्म्स में या परसेंटेज के टर्म में अगर दिया है तो उसको आप डिनोट करेंगे 100 रुपीज़, यानी कि अगर आप 100 रुपीज़ अगर आप लेके आए हो कहाँ से, इक्विटी शेयर होल्डर से, तो इन दैट केस आपको कितना पे करना पड़ेगा, साल भर में 16.67 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में मैंने कहीं पे कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन मैंने मेंशन नहीं किया है। तो आने वाले आपका जो वीडियोस होगा, कोई एक वीडियो में मैं आपको क्या बोलते न्यूमेरिकल्स मैं आपको दे दूंगा, अलग अलग न्यूमेरिकल्स। तो वो न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आपको न्यूमेरिकल्स मैं आपको दे दूंगा, वो न्यूमेरिकल्स आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अच्छा, अगर मान के चलो अगर कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन अगर होता तो ये जो 1,20,000 जो उसमें फिर आपको क्या करना पड़ता, माइनस करना पड़ता कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन को आप क्या करते, माइनस करते, क्लियर। बट हालांकि क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन मेंशन नहीं है तो इसलिए यहाँ पे आपको कोई डिडक्शन और फर्दर नहीं होगा एनपी निकालने के। तो चलते हैं अब नेक्स्ट सेकंड मेथड। सेकंड मेथड है डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड। अब पहले ये वाला मेथड वो समझ लो, जो फर्स्ट वाला मेथड था वो बेसिक था, उसमें सिंपली सिर्फ आपको इतना पता है कि डिविडेंड हमको हर साल कॉन्स्टेंटली मिल रहा है, ठीक है, या डिविडेंड जो मिलने वाला है, और उसी डिविडेंड को आपने सिंपली क्या किया, नेट प्रोसीड से आपने डिवाइड कर दिया तो आपको मिल गया एक रेशियो या फिर एक परसेंटेज, ठीक है।
लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखो क्या होता है कि जनरली कंपनी अगर जिस साल में वो डिविडेंड बांट रहा है तो एवरी ईयर, हर साल, ठीक है, एवरी ईयर कंपनी जो है वो क्या करता है, ग्रोथ करता है। तो कंपनी अगर हर साल अगर ग्रोथ अगर करेगा तो इन दैट केस अब जो शेयर होल्डर्स हैं वो ये उम्मीद करेंगे कि हमको इस साल जितना डिविडेंड मिला, नेक्स्ट ईयर हमको जो डिविडेंड मिलेगा वो पहले वाले के कंपैरिजन में ज़्यादा मिलेगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि कंपनी जो है वो ग्रोथ कर रहा है। तो अगर कंपनी अगर ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, तो इन दैट केस जो डिविडेंड है, डिविडेंड का भी अमाउंट क्या होगा, ग्रोथ होगा। क्लियर हो गया? यानी कंपनी अगर ज़्यादा प्रॉफिट अगर हर ईयर अगर कमाने लग रहा है तो इन दैट केस उसको हर साल उसको डिविडेंड में भी उसको क्या करना पड़ेगा, ग्रोथ उसको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया, D1 बाय NP हो गया, D1 बाय NP हो गया। NP सबको पता है। अच्छा, G जो है ये है क्या बोलते हैं कि आपका ग्रोथ रेट, G जो है वो क्या है, आपका ग्रोथ रेट। क्लियर है? अच्छा, ये जो G जो आपका जो ग्रोथ रेट है, ध्यान रहे आपका जितना परसेंटेज मेंशन होगा उसको आप क्या बोलते हैं कि 100 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद जाके ऐड करेंगे, तब जाके वो आपका एक्चुअल में आएगा। और अगर आपको डायरेक्टली अगर आपको ऐड करना है तो इन दैट केस आपका ये D1 बाय NP को आपको परसेंटेज में डिनोट करना पड़ेगा और फिर आप डायरेक्टली जो परसेंटेज गिवन रहेगा क्वेश्चन में उसको आप ऐड कर सकते हो। बट ये D1 आपका निकाला कैसे जाता है? ये D1 निकाला जाता है कैसे, आपका D0 मतलब होता है क्या कि प्रीवियस ईयर का डिविडेंड। देखो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन में भी मैंने लिख दिया है कि प्रीवियस ईयर का डिविडेंड, ठीक है। अच्छा, प्रीवियस ईयर का डिविडेंड है और वो फिर क्या बोलते हैं, इस साल, इस करंट ईयर जो है वो फिर से क्या हो रहा है, आपका ग्रोथ करेगा उसका भी, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, आपका डिविडेंड भी आपका क्या होगा, आपका ग्रोथ करेगा और हम जो शेयर होल्डर्स हैं वो और ज्यादा ग्रोथ का भी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इतना ये चीज क्या बोलते हैं, सबका क्लियर हो गया। तो D1 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, D0 डिवाइडेड 1 प्लस ग्रोथ रेट को आपको पहले ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें भी वही चीज मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो आपका जो स्मॉल जी जो मेंशन हुआ है ये आपका डिविडेंड का क्या बोलते हैं कि आपका ग्रोथ है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है, आप लोग ये पूछेंगे सर ये जी और ये जी दोनों के अलग अलग है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, मोस्ट ऑफ द केस में दोनों इक्वल रहता है, मोस्ट ऑफ द केस में दोनों इक्वल रहता है। बट कभी कभी कुछ क्वेश्चन में क्या होता है, वो स्पेसिफिकली मेंशन कर देता है कि डिविडेंड का ग्रोथ इतना है और कंपनी का ग्रोथ इतना है, ठीक है। तो अगर दोनों अगर अलग अलग मेंशन करेगा तो फिर आप अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हो। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो ग्रोथ का जो रेट है और ये ग्रोथ का रेट बहुत सारे केसेस में इक्वल रहता है। क्लियर हो गया? अब इसका एक न्यूमेरिकल हम क्या बोलते हैं कि सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका फंडामेंटल और कैलकुलेशन थोड़ा और अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। तो अब देखो, अच्छा दो मैंने आपको दे दिया है, अब इसमें से एक मैं सॉल्व करवा देता हूँ, दूसरा आप लोग सॉल्व कर लेना, ओके। तो एक कंपनी आपका प्लान क्या है, आपका इशू करने का 1000 आपका शेयर आपका, और वो हर एक शेयर का वैल्यू है 100 रुपीज़। फ्लोटेशन कॉस्ट जो है वो आपका बोला जा रहा है कितना, 5%। कंपनी एक्सपेक्टिंग डिविडेंड ₹10 पर शेयर इनिशियली एंड द ग्रोथ इन डिविडेंड एक्सपेक्टेड टू बी 6%। देखो यहाँ पे जो है वो डायरेक्टली 6% आपको मेंशन कर दिया है और यहाँ पे वो ये नहीं बोला है कि ये स्मॉल जी है या कैपिटल जी है। तो आपको दोनों को क्या करना है, इसको भी 6% लेना है, इसको भी 6% लेना है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालें, एनपी निकाल लें। चलो एनपी निकाल लेते हैं। एनपी अगर हम निकालते हैं तो क्या है, 1000 शेयर्स 100 रुपीज़ ईच है, तो ये हो जाएगा कितना, 1 लाख। अच्छा, कोई आपका प्रीमियम डिस्काउंट नहीं है, कोई प्रीमियम या डिस्काउंट क्या बोलते हैं कि मेंशन नहीं है, तो कुछ आपका ऐड नहीं होगा। माइनस क्या आपका फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट 5% दिया है। 5% यानी कि 1 लाख का 5% अगर आप निकालते हो तो कितना होगा,
1 लाख का अगर आप 5% अगर आप निकालते हो तो कितना होगा आपका 5000 होगा। तो अब एनपी आपका कितना आ जाएगा 95,000 आ जाएगा। एनपी तक क्या बोलते हैं फंडामेंटल क्लियर है। तो चलो अब फिर हम D1 निकालते हैं। D1 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा D0 और कुछ मेंशन किया है क्या वो द कंपनी एक्सपेक्टिंग टू पे अ डिविडेंड ऑफ ₹10 per share इनिशियली एंड द ग्रोथ इन डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू बी 6%। ठीक है, यानी कि वो आपका 10 रुपीज़ पर शेयर आपका वो पे कर रहा है और ग्रोथ हम लोग जो मेंशन कर रहे हैं वो आपका अच्छा वो हर साल वो 10 रुपीज़ वो पे कर रहा है। तो क्या यही आपका D1 ही है? क्या यही आपका D1 है? आप लोग थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको आप अच्छे से क्या बोलते हैं कि आप इसको कवर कर लो, थोड़ा सा क्वेश्चन को दोबारा अच्छे से क्या बोलते हैं कि आपका पढ़ लो, ताकि आप लोगों का फंडामेंटल क्लियर रहे कि पहले वाला क्वेश्चन और सेकंड वाले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। ये जो ₹10 बोल रहा है तो ये 10 रुपीज़ जो है वो पिछले साल का है। ये जो 10 रुपीज़ वो बोल रहा है ये 10 रुपीज़ जो है वो पिछले साल का है या फिर क्या बोलते हैं कि आपका करंट ईयर का है। चलो अब देखो D1 निकालने के लिए हमको D0 मल्टीप्लाई 1 प्लस स्मॉल ग्रोथ रेट हमको करना पड़ता है। लेकिन कुछ चीज़ें आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो 10 रुपीज़ है ये 10 रुपीज़ है क्या। ये 10 रुपीज़ पर शेयर इनिशियली, अच्छा यानी कि वो आपका हर साल वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपका 10 रुपीज़ आपका वो पे करेगा। ठीक है, यानी कि आपका अभी भी इस साल भी आपका जो डिविडेंड है वो कितना मिलेगा, वही आपका 10 रुपीज़ ही मिलेगा। ध्यान रहे इस चीज़ को। कंपनी जो है वो आपको ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो आपका 10 रुपये पे करेगा, यानी कि वो आपका क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि पिछले साल का क्या बोलते हैं कि आपका इतना डिविडेंड था। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपका D1 ही आपका कितना है 10 रुपीज़ है। कोई डाउट? अब आगे, अब D1 आपको मिल गया, NP आपको मिल गया और कैपिटल G आपका दे दिया है कितना 6%। तो अब यहाँ पे मुझे बताओ क्या होगा आपका, अगर आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप क्या होगा, यहाँ पे आपका हो गया आपका D1 हो गया आपका कितना 10 डिवाइडेड बाय NP कितना हो गया, NP हो गया आपका अच्छा 10 रुपीज़ आपका कितना 1000 शेयर है क्या, तो 10 रुपीज़ इंटू 1000 तो D1 आपका जो है 1000 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हर एक शेयर पे अगर 10 रुपीज़ है तो 1000 शेयर पे कितना होगा 10,000। ठीक है, तो क्या मैं इस पे ऐसा लिख सकता हूँ 10,000 डिवाइडेड बाय 95,000। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लो, क्या मल्टीप्लाई करोगे आप लोग, ग्रोथ रेट 6% है तो 6% है तो आप इसको क्या लिखोगे 6/100। अब कैलकुलेट करो टोटल आपका एक्चुअली में कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है आप लोग सब लोग, तो जाएगा 0.1652। अगर आपको परसेंटेज में डिनोट करना है तो फिर आपका 16.52% होगा। ठीक है, सेकंड वाला आप लोग सॉल्व करके बताओ, बट सेकंड वाला सॉल्व करने से पहले मैं आपको हिंट बता देता हूँ थोड़ा सा। इसमें बस आपका ट्रिक बस इतना है कि 40 पर शेयर एंड इट हैज़ पेड ए डिविडेंड ऑफ ₹4 लास्ट ईयर, यानी कि ये आपका दे दिया है कि आपका D0 दे दिया है।
ये आपका दे दिया है D0, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले D0 से आपको D1 निकालना पड़ेगा, ठीक है। D0 से आपको क्या बोलते D1 निकालना पड़ेगा, और फिर आप जिस तरह से ये वाला सॉल्व किए वो वाला सॉल्व करना। अच्छा, अब दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एक्सपेक्टिंग डिविडेंड दिया है, तो एक्सपेक्टिंग डिविडेंड दिया है कि ये आपका इस साल भी उतना ही पे करेगा। इसी वजह से हम D1 को हमने क्या माना, 10 माने, और हम 10 पे कोई फर्दर हम और एडिशन नहीं किए। इतना क्लियर हो गया सबको? ये जो ₹10 है वो बोल रहा है कि आपका वो एक्सपेक्टिंग डिविडेंड है, ये नहीं बोल रहा कि लास्ट ईयर का डिविडेंड है, वो बोल रहा है कि ये एक्सपेक्टिंग डिविडेंड है, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्लैरिटी के साथ वो दे दिया है कि वो लास्ट ईयर का डिविडेंड है। फाइन। तो अब यहाँ से आप क्या बोलते हैं कि फिर फॉर्मूला को अप्लाई करो, इसको सॉल्व करो और कमेंट्स में डाल दो आप लोगों का कितना आंसर आया। चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आता है अर्निंग यील्ड मेथड। ये थर्ड मेथड है, ये थर्ड मेथड है अर्निंग यील्ड मेथड। और ये वाला जो मेथड है इसमें देखो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए आपका होता है ईपीएस। ईपीएस मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, एक शेयर में हम कितना कमाए, एक शेयर में शेयर होल्डर को कितना मिला, अर्निंग पर शेयर। एनपी आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करने आता है, लेकिन आपको ईपीएस आपको कैलकुलेट करने आना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब ईपीएस जनरली कैसे कैलकुलेट करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ईपीएस मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, यानी कि अगर कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि कि टोटल प्रॉफिट, इतना अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट हमको पे करना है शेयर होल्डर्स लोगों को, ठीक है। तो अगर आपको ईपीएस कैलकुलेट करना, अर्निंग पर शेयर अगर आपको निकालना है, तो सिंपली आप क्या करोगे कि जितने नंबर ऑफ क्या बोलते हैं कि आपका शेयर्स होगा, वो टोटल प्रॉफिट को आप क्या करो उस नंबर ऑफ शेयर से आप डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा अर्निंग पर शेयर। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अर्निंग पर शेयर जनरली क्या होता है, एक शेयर का निकलता है। तो एनपी भी आपको हर समय क्या कैलकुलेट करना है, एक शेयर का ही एनपी आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। एक शेयर का एनपी ही आपको कैलकुलेट करना है, ध्यान रहे इस बात को। ये चीज क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स लोग भूल जाते हैं, ठीक है। ईपीएस जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं अर्निंग पर शेयर, यानी कि वो एक शेयर का अर्निंग कितना है। तो जब आप एनपी कैलकुलेट करोगे तो आपको टोटल एनपी कैलकुलेट नहीं करना है, आपको एनपी कैलकुलेट करना है या नेट प्रोफिट्स कैलकुलेट करना है। एक शेयर का आपको नेट प्रोफिट्स आपको कितना मिलेगा वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। इतना फंडामेंटल क्लियर हो गया। तो छोटा सा न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। अब देख लो, ये फॉर्म का एक्सपेंडिचर है आपका 60 लाख, अपना ऑपरेशंस को एक्सपैंड करना चाह रहा है, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है, 10 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं, ठीक है। और मार्केट वैल्यू कितना है आपका, ₹60 लाख है, और नेट अर्निंग्स क्या है, 90 लाख है। अच्छा, कुछ चीज़ें और, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने बोला था कि अगर एनपी अवेलेबल नहीं मिलेगा आपको तो किसको लेना रहता है, मार्केट शेयर को आपको लेना है। अगर एनपी का इंफॉर्मेशन अगर अवेलेबल नहीं है तो अब देखते हैं। तो नेट अर्निंग्स यानी कि टोटल प्रॉफिट कंपनी का कितना है, 90 लाख है। $90 लाख हो गया आपका टोटल प्रॉफिट, ठीक है। नेट अर्निंग्स डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, 10 लाख आपका शेयर है, ठीक है। तो अगर 10 लाख शेयर में अगर 90 लाख का अगर अर्निंग हुआ है तो हर एक शेयर पे कितना अर्निंग होगा, तो 90 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, तो ये कितना आ जाएगा, 9 रुपया आ जाएगा। क्लियर है। अब एनपी निकालते हैं। अच्छा, क्या एनपी का इंफॉर्मेशन यहां पे हमको दिया हुआ है, क्या एनपी का इंफॉर्मेशन हमको दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। यहां पे क्या बोला है, वो बोला है आपका मार्केट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स जो है वो कितना है, सिर्फ सिंपली 60 है। तो अब बताओ, अब उसके बाद है एनपी,
मार्केट प्राइस पर शेयर कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। तो अब KE का वैल्यू कितना होगा, ₹9 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। तो 9 डिवाइडेड बाय 60 कर दोगे तो आपका कितना आएगा, चेक कर लो आप लोग, ये आपका आएगा 0.15। और अगर आप परसेंटेज में डिनोट करना है तो फिर ये हो गया आपका 15%, ठीक है। परसेंटेज में अगर डिनोट करना है तो ये हो गया आपका 15%। क्लियर हो गया, हाँ अच्छा क्लियर हो गया। तो अब मैं आपको आगे जो है न्यूमेरिकल्स में आपको देने वाला हूँ अगले वीडियो में, या फिर ये वीडियो के एंड पे अगर होगा तो मैं आपको दे दूंगा, या फिर कमेंट बॉक्स में ही अगर होगा तो मैं आपको कुछ पोस्ट कर दूंगा, काइंडली आप उसको कैलकुलेट कर लेना। अच्छा, उसके बाद है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ये कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल आप इसको पढ़ने वाले हैं क्या बोलते हैं SAPM में, सिक्योरिटी एनालिसिस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में। और इसके लिए मुझे एक सेपरेट लेक्चर लेना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीज़ को मुझे स्पेसिफिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के लिए एक सेपरेट लेक्चर आपका क्या बोलते हैं मेरे को लेना पड़ेगा, तब जाके आपको ये थोड़ा फंडामेंटल आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ इतने क्या बोलते हैं कि आप लोग कवर कर लो, जो मैं आपको न्यूमेरिकल्स दूंगा उसको क्या बोलते हैं सॉल्व करो। अगर कोई डाउट्स होगा तो कमेंट्स बॉक्स में डाल दो, ठीक है। जितना हो पा रहा है मैं क्या बोलते हैं कि मैं आपका वीडियोस बना के मैं आपका पोस्ट कर दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों का जो न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल्स भी थोड़ा सा आपका उसमें बेसिक्स आपका क्लियर हो जाए। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर आप सेपरेट क्या बोलते हैं कि आपका कुछ डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स के भी क्या बोलते हैं कि वीडियोस दे दीजिए, या डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स के लाइव क्लासेस ले लीजिए, तो भी क्या बोलते हैं कि होगा तो मैं आपको ले लूँगा, ठीक है। तो सब लोग बैठ के जो है आप लोग चाहें तो क्या बोलते हैं आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं, मैं लाइव क्लासेस ले लूँगा और उसमें आप लोग सब लोग बैठ के आप लोग सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। तो चलो अब पार्ट 3 नेक्स्ट फिर आपका क्लास में होगा। तो अभी तक के लिए पार्ट 2 में आपका जितना डिस्कस हुआ उसको क्या बोलते हैं कि आप ख़त्म कर लो। पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे प्रेफरेंस शेयर और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग्स, और उसके बाद हम जाएंगे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, सॉल्व कर लो आप लोग जितने न्यूमेरिकल्स मैं आपको देता हूँ। बाय बाय।